हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश पटेल आज आपके सामने उस जो टॉपिक पूर्व में अधूरा रह चुका था उसके बारे में आज विस्तृत और आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनाएंगे। और धीरे धीरे जैसा कि आप सबको विदित है, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ऐसा अनुमान हमारा लग रहा है। और हमारा ये मानना है कि आप बेहतर से बेहतर ढंग से अच्छी तैयारी करें, चाहे रीड की कर रहे हो, चाहे पटवार की, चाहे ग्राम सेवक या सेकंड ग्रेड या लेक्चरर की। लेकिन उस जो अपना मेन फोकस है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन बात कर रहे हैं उसको पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में तुरंत जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनको भी अपने को देखना है। और इसके अलावा अन्य तमाम बुकों के पीछे जो क्वेश्चन रहते हैं उनको अधिक से अधिक आप हल करो। उससे क्या होता है, आपका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान रहे, यानी बहुत मजबूती से, बारीकी से और मजबूती से आपको तैयारी करनी। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है किस तरह की पूरी प्लानिंग। जो व्यक्ति प्लानिंग के मुताबिक अगर उतरता है उस मैदान में तो वो सफल होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रहे। हमें आपसे आशा है, बहुत ही काफ़ी आशा है कि आप जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाए, जितना हो सके उतना आप लाभान्वित हो तो अच्छा है। इस प्रकार से हम आगे आज जो एक टॉपिक लेकर के आए हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जितना अपना बाकी था, जैसा कि आप आर्टिकल देख रहे हो 56 से लगा करके जितना भी 56 में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन 56 में फिर भी थोड़ा बहुत रह गया था। तो आज अपन उसको डिटेल से देख लेंगे। आर्टिकल 62 तक, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक अपन आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसलिए जी हाँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अपना जो टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में। हाँ, तो राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में आर्टिकल 56 पहला कौन सा लिखा गया है? आर्टिकल 56। इस आर्टिकल 56 में क्या लिखा गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 56 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 56 में लिखा गया है कि कार्यकाल और पदावधि के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में? कार्यकाल और पदावधि के बारे में। अब देखना, आर्टिकल 56 में यह कह रहा है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा? 5 वर्ष। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति की किसी कारणवश अगर या तो मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे दिया जाता है या फिर उस राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग लगा दिया जाता है तो उस समय उस राष्ट्रपति को वहां से पद से हटना पड़ेगा। तो यहां पर कार्यकाल के बारे में, किसके बारे में बताया गया? आर्टिकल 56 में कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 56 में कार्यकाल। अब अपने को मालूम है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और जिस दिन उसने राष्ट्रपति ने अगर शपथ ले ली है, जिस दिन से अगर वो शपथ लेगा, जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेगा उस शपथ के दिन से लगा करके 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। अपने पद पर बना रहेगा। अगर मान लो बाई चांस राष्ट्रपति का अगर चुनाव 5 वर्ष के बाद में भी अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ठीक, अगर हो गया और निर्वाचित कोई दूसरा राष्ट्रपति आ गया तो वो अपने पद से हट जाएगा। अगर मान लो अगर वहां पर नया राष्ट्रपति, अगर देश में किसी कारणवश या परिस्थितिवश अगर कोई नया राष्ट्रपति 5 साल उसका कार्यकाल भले ही पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी अगर कोई नया राष्ट्रपति नहीं आया है तो तब भी वो राष्ट्रपति उसके पद पर बना रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि जब तक दूसरा कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक अपने पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल 56 में कार्यकाल का उल्लेख, ठीक है, कितना वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग उस पर लग जाए या फिर उस पर वो अगर त्यागपत्र दे दे, इन तीन परिस्थितियों में अगर उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग या फिर महाभियोग लग जाए या फिर त्यागपत्र दे दे, इन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। लेकिन आज अभी जो अपन फिलहाल आर्टिकल 61 में जब महाभियोग लग रहा है तो 61 में यहां पर महाभियोग में अपन पढ़ेंगे, लेकिन त्यागपत्र के बारे में विशेष रूप से। अब देखना, त्यागपत्र की बात आई तो जो राष्ट्रपति है जो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। समझ गए ना? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और ये जो उपराष्ट्रपति है वो इसके त्याग पत्र की सूचना
किसके त्यागपत्र की सूचना? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना दे रहा है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दे रहा है? लोकसभा अध्यक्ष को। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ जानी चाहिए कि वो लोकसभा अध्यक्ष को क्यों दे रहा है, यानी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को दे रहा है, क्योंकि इसलिए वो दे रहे हैं, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये लोग जो लोकसभा में जो लोगों का सदन रहता है, लोकसभा जो रहता है वो लोगों का सदन रहता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनप्रतिनिधियों का सदन रहता है, इसलिए यहां पर देता। तो आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में उल्लेख है। अगर मान लो उसकी मृत्यु, महाभियोग या त्यागपत्र अगर दे दिया जाएगा तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिस दिन से वो शपथ ले रहा है उस दिन से वो 5 वर्ष गिने जाएंगे। ऐसा नहीं कि चुना हुआ उस दिन से, ऐसा नहीं, जिस दिन वो शपथ ले रहा है उस दिन से। तो इस प्रकार से मृत्यु, महाभियोग, त्यागपत्र। अब देखना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे रहा है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति उसके त्यागपत्र की सूचना, केवल सूचना की बात कहेगी, वो दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को। इस प्रकार से आर्टिकल 56 पूरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 57 के बारे में आप पढ़ेंगे अपन। अब देखना आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में ये लिखा गया है कि पुनः निर्वाचन, किसकी बात की गई है? पुनः निर्वाचन की बात की गई। अब इस पुनः निर्वाचन का मतलब क्या होता है ये अपने को देखना है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन कहा गया है, लेकिन पुनः निर्वाचन का मतलब क्या होता है? पुनः निर्वाचन का मतलब यह होता है कि जो भारत में जो राष्ट्रपति है वो क्या पुनः निर्वाचित हो सकता है क्या? तो जी हां, भारत में जो राष्ट्रपति है वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो कितनी भी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा यहां पर अपना जो भारत के जो संविधान है उस संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक बार ही बनेगा या 2 बार बनेगा। इसलिए अपनों को ध्यान में रहना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, और इस संबंध में संविधान मौन नहीं है। इस संबंध में संविधान मौन नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? इस संबंध में संविधान मौन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में संविधान मौन है, वो कितनी भी बार बन सकता है। संविधान, ये बात जरूर है कि वो कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन इस संबंध में संविधान मौन नहीं है। 2 बार, 5 बार, चाहे वो कितनी भी बार भी बन सकता है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका जो देश है, उस अमेरिका में क्या होता है, वहां पर जो राष्ट्रपति होता है वो केवल और केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार? केवल 2 बार। और वहां का जो कार्यकाल है वो केवल और केवल 4 वर्ष का। कितना माना गया है? 4 वर्ष का। इसलिए ध्यान में रहे, पुनः निर्वाचन का मतलब आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में कहा गया है, और राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। संविधान इस संबंध में मौन नहीं है। संविधान इस संबंध में मौन नहीं है। ये शब्द अपने को, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, वो कितनी बार भी बन सकता है। इस प्रकार से आर्टिकल 57 पूरा होता है। अब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 58 के बारे में। किसके बारे में? 58 के बारे में। आर्टिकल 58 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 58 ये दर्शाता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने की योग्यता आपको मैं 4 ही पॉइंट यहां पर भी बताऊंगा। राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 58 में योग्यता। अब योग्यता क्या है? 4 पॉइंट, 1, 2, 3 और 4। पहला, यानी भारत का अगर जो राष्ट्रपति बनना कोई चाह रहा है तो उसको सबसे पहले भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता। दूसरा पॉइंट, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद में तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्य, बनने की योग्य केवल, यहां पर तीसरा यह हो गया। इसके बाद में चौथा, लाभ के पद पर न हो,
यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति योग्यताओं का उल्लेख है। पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। भारत की नागरिकता मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई विदेश का व्यक्ति हो और यानी कि यहां पर अगर आकर के उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। यहां पर केवल नागरिकता की बात कहेगी, ऐसा नहीं कि वो जन्म से ही यहां पर भारत का निवासी हो, ऐसा नहीं माना गया। केवल नागरिकता की बात कहेगी, किसकी? भारत का नागरिक। दूसरा पॉइंट आता है 35 ईयर पूर्ण होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है, अगर उसके 34 साल और 11 महीने हो रहे तब भी वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जिस दिन अगर नामांकन भरने जा रहे हैं उस दिन उसके 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। अगर जब तक 35 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तो वो एलिजिबल यानी योग्य व्यक्ति नहीं माना जाएगा। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्य हो। यहां पर योग्य केवल की बात कही गई, समझ रहे हो ने? लोकसभा सदस्य बनने के योग्य, ऐसा नहीं हो कि लोकसभा सदस्य, बहुत सारे यानी बच्चों को यह ध्यान में रहता है कि नहीं लोकसभा सदस्य के योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने के केवल योग्य हो, बनने के केवल, ऐसा नहीं कि लोकसभा सदस्य ही हो। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। चौथा पॉइंट, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि वह किसी भी यानी कि लाभ का पद जो होता है, लाभ का पद नहीं होते हैं। कौन कौन से बताऊं? एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र व राज्य के जितने तमाम मंत्री हैं वो लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। समझ रहे हो ना? ये 4 पॉइंट मैंने बोले हैं। यहां पर भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री वो लाभ के पद पर कभी नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब सरकार की ओर से जो सैलरी मिलती है, जैसे कि एक सरकारी शिक्षक, पटवारी या कोई ग्राम सेवक, तो वो लाभ के पद पर माने जाएंगे। उनको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाकर के वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये 4 पोस्टें इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। कौन कौन सा मैं देखो यहां पर बता रहा हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, कोई भी मंत्री, केंद्र या राज्य। समझ रहे हो ने? तो इस प्रकार से आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, लोकसभा सदस्य केवल बनने के योग्य हो, चौथा लाभ के पद पर वो न हो। अगर ये 4 योग्यताएं हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वो योग्य है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिकल 58 पूरा होता। तो इस प्रकार से इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए ये जो योग्यताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाती है। तो अपने को इनको क्या होता है, बारीकी से एक एक पॉइंट को केवल समझना है, समझने का ही फेर है, बस समझने का ही। बाकी पॉलिटिकल इतनी जितना आप समझ रहे हो नहीं, इतनी टफ नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही। अगर उनको समझेंगे, एक एक बेसिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपको फैक्ट वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। इस प्रकार से आर्टिकल 58 योग्यता। अब आ जाता है 59 में सेवा शर्तें। आर्टिकल 59 में है सेवा शर्तें। अब देखना आर्टिकल 59 सेवा शर्तें। अगर मान लो कि राष्ट्रपति की वो 4 योग्यता अगर प्राप्त हो गई तो वो क्या राष्ट्रपति बन सकता है? जी बिल्कुल कभी नहीं। अगर 4 योग्यता अपन ने बताई थी ना आर्टिकल 58 में, अगर वो 4 योग्यताएं है तब भी यानी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उसके लिए सेवा शर्तें क्या है? सेवा शर्तें ये है 50:50, यानी 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। समझ रहे हो ने? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है राष्ट्रपति को बनने के लिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये व्यक्ति कौन रहेंगे? ये व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल में यानी कि राष्ट्रपति को जो भाग देने के लिए जो लोग जाते हैं वही लोग होंगे। निर्वाचक मंडल में जो लोग शामिल होंगे वही लोग उनके अनुमोदक और प्रस्तावक। ऐसा नहीं हो सकता कोई आम आदमी, आम इंसान यानी आप जैसा, आप और हम जैसा कि कोई राष्ट्रपति बनने के लिए चले जाए। 50 यानी अपने आजू बाजू में 50 अनुमोदक और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का समझ गए? यानी कहने का मतलब ये है एमएलए या फिर एमएलए प्लस एमपी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होने चाहिए। 50 जिस दिन फॉर्म भरने जा रहे हैं उस दिन 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावों की जरूरत। कोई आम इंसान राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना होगा।
अब ये निर्वाचक मंडल यानी जो लोग राष्ट्रपति को वोटिंग कर सकते हैं वही लोग अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में रहेंगे। अगर मान लो जिस दिन अपने नामांकन भरने जा रहे हैं उस दिन उन यानी कि जो चुनाव अधिकारी रहेंगे उन चुनाव अधिकारी के सामने जब नामांकन भरने जा रहे हैं तो वहां पर 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के साथ में ही 15,000 जमानत राशि, समझ गए ना, 15,000 जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी। कितनी? 15,000। अगर मान लो अगर ये जमानत राशि अगर अपने जमा कराई है वहां पर, अगर जो कुल जितने वोट पड़ रहे हैं उसका 1/6% अगर मत प्राप्त नहीं हुए, अगर यानी कि जो कुल वोटिंग हो रही है राष्ट्रपति के चुनाव में, उस चुनाव में अगर जो तो उन यानी कि वोटिंग का 1/6 मत प्राप्त अगर नहीं हुए तो ये जो जमानत राशि है, ये जो जमानत राशि ये चली जाएगी आरबीआई में। कहां पर चली जाएगी? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगी। समझ गए ना? कुछ नहीं, सीधा फंडा। राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 59 में लिखा गया है सेवा शर्तें। उनको जिस दिन नामांकन भरने जा रहे हैं उस वक्त 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक एमपी और एमएलए होने चाहिए। तो उसके साथ में अपने को क्या करना है, 15,000 जो जमानत राशि जो रहती है वो अपने को जमा करानी पड़ती है आरबीआई में। अगर 1/6% अगर कुल जो वोटिंग हुई है यानी सही वोट पाए गए हैं उन वोटों का अगर ये मत प्राप्त नहीं होता है तो ये राशि चली जाती है आरबीआई में। समझ गए ना? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस प्रकार से आर्टिकल 59 पूरा होता है। अब बढ़ रहे हैं आगे। आर्टिकल 59 ये पूरा होता है, अब बढ़ रहे हैं आगे अपन। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, ये समझने का ही फेर है बस, बाकी कुछ नहीं है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। अब देखना आर्टिकल 59 हो गया, इसके बाद में आ रहा है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में लिखा गया है शपथ के बारे में। किसके शपथ के बारे में? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। राष्ट्रपति के शपथ अब वो किसके सामने लेगा और किस बात की शपथ लेगा, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 60 में लिखा गया है शपथ। अब देखना जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा और किस बात की शपथ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि वो किस बात की शपथ लेगा और किसके सामने। राष्ट्रपति कभी भी जैसे वो निर्वाचित होता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति अपना यानी जो शपथ लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, किसके सामने? उच्चतम या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तो आपको ध्यान में रहना चाहिए राष्ट्रपति अपना शपथ किसके सामने लेगा? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर मान लो अगर वहां पर सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां पर अगर कोई वरिष्ठ जो न्यायाधीश रहेगा उसके समक्ष, अगर वो नहीं है तो समझ गए ना, उच्च न्यायालय का जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी अगर वो नहीं रहेगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश कोई भी रहेगा उनके सामने शपथ लेगा। इस प्रकार से अब बात आती है कि वो शपथ किस बात की लेगा। राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं लेकिन शपथ किस बात की? शपथ इस बात की रहेगी संविधान की पालना करने के लिए। सबसे पहला शब्द संविधान की पालना करने के लिए अर्थात संविधान की पालना करने के लिए, और दूसरा पॉइंट आता है लोगों के कल्याण के लिए। संविधान की पालना या संरक्षण करने के लिए एवं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। समझ गए ना? दो शब्द आ रहे हैं, संविधान की पालना अर्थात संरक्षण के लिए अर्थात लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है। आर्टिकल 60 में सीधा सीधा बोला गया है, आर्टिकल 60 में कि जो राष्ट्रपति रहेगा वो सीजेआई यानी सीजेआई के समक्ष जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस समय वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपने क्या लेगा? शपथ। लेकिन शपथ किस बात की लेगा? संविधान की पालना करने के लिए, संरक्षण के लिए अर्थात लोगों के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 60 अर्थात पूरा होता है। अब आ जाता है 61 में। कहां पर आ जाते हैं? 61 में।
देखो इन आर्टिकलों को याद करने के लिए बहुत ही सरल यही है अपने सामने कि उन आर्टिकलों को आप क्रमश लिख लो एक बार। जैसा कि यहाँ पर 56, जैसा कि 52 से लिख लो, 52 से लगा करके 72 तक या जैसे भी जितना भी आर्टिकल चलते हैं वहाँ तक। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। एक एक आर्टिकल में 52 में क्या पद के बारे में उल्लेख है, 53 में क्या संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, 54 में क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में क्या पद्धति, 56 में क्या पदावधि, 57 में क्या है पुनः निर्वाचन, 58 में क्या है योग्यता, 59 में क्या सेवा शर्तें, 60 में क्या है शपथ, 61 में क्या है महाभियोग, 62 में क्या है पद की रिक्तता। इस तरीके से खाली एक बार माइंड में अपने को क्या करना, सेट करना, सेट। जिस जिनसे आपने सेट कर लिया इसका मतलब समझ आना आप सक्सेसफुल हो गए। खाली सेट रखना माइंड ऑफ। इस प्रकार से आर्टिकल 59 भी पूरा हो जाता है, 60 भी। इसके बाद में आर्टिकल आ जाता है 61। आर्टिकल 61 में ये लिखा गया है कि महाभियोग। क्या लिखा गया है? महाभियोग। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये महाभियोग शब्द क्या होता है। महाभियोग शब्द क्या होता है? महाभियोग शब्द का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है। अब ध्यान में ये रहना चाहिए कि महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 56 में भी है और आर्टिकल 61 में भी है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना, अगर आर्टिकल महाभियोग का उल्लेख कहां पर मिलता है यूं, तो महाभियोग का उल्लेख यानी राष्ट्रपति को हटाने की बात, यानी उल्लेख, केवल महाभियोग शब्द का उल्लेख वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 56 में मिलता है, लेकिन इस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में मिलता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। अब बात यह आती है कि महाभियोग का मतलब तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग इस राष्ट्रपति, कोई भी जो राष्ट्रपति भारत करेगा उस राष्ट्रपति पे क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति अगर कोई भी अगर संविधान का अतिक्रमण करेगा या संविधान का उल्लंघन करेगा तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। क्या करेगा? संविधान का अतिक्रमण या फिर उल्लंघन करेगा, या तो संविधान का अगर उल्लंघन करेगा या अतिक्रमण करेगा तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। समझ रहे कौन? लेकिन प्रश्न फिर आ जाता है कि महाभियोग ये कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यहां पर मैं लिख रहा हूं अर्धन्यायिक। कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। बात फिर आ जाती है कि इस महाभियोग प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? इस महाभियोग प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया इस वजह से कहा गया है क्योंकि जिस समय राष्ट्रपति पर यह महाभियोग लाया जाएगा उस समय राष्ट्रपति किसी सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है। ये यानी कि न्यायालय द्वारा कोई भी संरक्षण राष्ट्रपति को इस संबंध में, महाभियोग के संबंध में यानी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है ये चीज। और उस समय क्या हो जाता है, जिस समय अपन राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला रहे हैं उस समय संसद के पास विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विशेष अधिकार। इसलिए इसको बोला गया है अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक का मतलब होता है आधा न्याय। तो इसलिए अपनों को समझ जाना है कि न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं है महाभियोग के संबंध में और संसद को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अब जब महाभियोग की बात आती है आर्टिकल 61 में, तो महाभियोग लगा रहे हैं क्यों? संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। लेकिन बात यह आ जाती है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो कौन से सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा? कौन से सदन में सबसे प्रस्ताव लाना पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगा रहे हैं तो उस समय अपन किसी भी संसद के किसी भी सदन में, चाहे एलएस का मतलब समझना लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, किसी संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रख सकते हैं। किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्ताव, देखना चाहे लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन प्रस्ताव रखने के लिए उस सदन की जो कुल संख्या है उसका 1/4%, 1/4 सदस्यों का समर्थन बहुत ही जरूरी है। कितने सदस्यों का? 1/4 सदस्यों का समर्थन समझ गए ना? जिस सदन में अपन
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्य। जी हाँ, समझ गए, 1/4 सदस्यों का। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न कई बार बनता है कि किस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन 1/4 सदस्यों का समर्थन। इसके बाद में जैसे ही राष्ट्रपति पे अपने प्रस्ताव लाने के यानी कि 14 यानी ले आए जैसे ही उसके और बहुमत साबित करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप से यह सूचना भेजनी है, यानी किसी के माध्यम से, संसद के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, कि आपके यानी आप पे महाभियोग लगाया गया है। तब क्या करेगा राष्ट्रपति, यानी यहां पर आपको ध्यान में रहना चाहिए ये कि 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। जैसे ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी कि आपके यानी आप पर महाभियोग लगाया गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो वह स्वयं उपस्थित होगा या अपना प्रतिनिधि कोई भी अधिवक्ता यानी कि कोई भी वकील किसी को भी भेजेगा और वहां पर यानी जैसे आपने महाभियोग लगाया है तो वो यानी वो अपने सामने पेश कर सकता है कि नहीं, कि आप मेरे पे महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, मेरे पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, आप जो मेरे साथ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो कह सकता है। अब देखना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी। अब क्या होगा, जब प्रस्ताव ले आए तो बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित करने के लिए अब देखना, ध्यान रखना, महाभियोग को दोनों सदनों से गुजरना पड़ेगा। यहां पर केवल किसी भी सदन की बात कही गई, अथवा की बात कही गई थी, लेकिन यहां पर यह बात कही गई है चाहे लोकसभा से एवं राज्यसभा दोनों सदनों से गुजरना पड़ेगा, दोनों सदनों से गुजरना पड़ेगा और 2/3 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, 2/3 बहुमत की जरूरत, समझ गए ना। लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं केवल लोकसभा में 2/3 बहुमत से गुजर गया और राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, इट इज रॉन्ग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा से भी अलग अलग, यानी लोकसभा में 2/3 बहुमत, वहां पर भी, इसके बाद में राज्यसभा में जो कुल सदस्य है वहां से भी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, अलग अलग, ये ध्यान रखना है, अलग अलग। वहां पर अगर मान लो लोकसभा से अगर मान लो 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया वो प्रस्ताव महाभियोग अगर हो गया, इसके बाद में अगर राज्यसभा से नहीं हुआ तो समझ जाना राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगा रहे वो रद्द हो जाएगा, दोनों सदनों से इस प्रक्रिया को गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस रहती है, और जिस दिन से अगर महाभियोग लग गया राष्ट्रपति पे, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, चाहे वो जबरदस्ती हटे या नहीं हटे, लेकिन फिर भी उस दिन से वो रिक्त माना जाएगा। और जिस दिन से रिक्त हो गया उसके 6 महीने के अंदर कैसे भी करके चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन बात फिर ये आती कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगा रहे हैं उस समय कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, संसद के निर्वाचित और मनोनीत केवल सदस्य भाग लेंगे, संसद के निर्वाचित और मनोनीत, ये ध्यान रखना है अपने को। संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत, संसद के निर्वाचित और मनोनीत केवल, जैसा कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यों से विधानसभा सदस्य आते थे, दिल्ली पुदुचेरी से आते थे, वहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर केवल संसद की बात की गई, राज्यों के जो विधानसभा सदस्य वहां की बात नहीं कही गई है, इसलिए ध्यान रहे केवल निर्वाचित और मनोनीत। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग जरूर 1-2 बार लाए हैं, लेकिन एक भी बार महाभियोग अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सरल एकदम। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है आर्टिकल 61, महाभियोग का उल्लेख 56 में है, लेकिन उस महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलेगी उसका उल्लेख है 61 में। कैसी प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक क्यों प्रक्रिया है, क्योंकि इसको क्या है, राष्ट्रपति को इस महाभियोग के संबंध में न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं है, अर्थात संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। क्यों राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाएंगे, क्योंकि संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। जब महाभियोग ला रहे हैं तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, किसी भी सदन में, लेकिन 1/4 सदस्यों का समर्थन। इसके बाद में 14 दिन पूर्व सूचना देगी, किसको, राष्ट्रपति को। जैसे सूचना दी इसके बाद में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत की सख्त जरूरत अलग अलग पड़ती है। और कौन कौन लोग भाग लेंगे, संसद के निर्वाचित और मनोनीत। अब तक यानी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग
लगा करके किसी को भी हटाया नहीं गया है। तो इस प्रकार से ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया, बहुत ही सरल तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बहुत बारीकी से। अब आता है आर्टिकल 65। अब आ जाता है आर्टिकल 62। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट, क्योंकि आधे घंटे की क्लास रहती है तो थोड़ा सा क्या अच्छा रहता है, 1-1.5 घंटे की क्या है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए ध्यान रहे। अब आ जाता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में लिखा गया पद रिक्ति, आकस्मिक पद रिक्ति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 62 में पद रिक्ति, अगर मान लो राष्ट्रपति का आकस्मिक किसी भी कारण से, आप चाहे मान सकते हो चाहे मृत्यु हुई हो, चाहे उसने त्याग पत्र दिया हो, या फिर उस पर महाभियोग लग गया हो, अगर आकस्मिक अगर पद रिक्त हो गया, किसका? राष्ट्रपति की बात की गई। किसका? राष्ट्रपति के आकस्मिक पद रिक्त की बात की गई। तो वहां पर उस समय राष्ट्रपति की जगह, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है, तो वहां पर समझना है अपने को, उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। कौन करेगा? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। समझ गए नहीं? राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक किसी भी कारणवश से अगर रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन काम करेगा? चीफ ऑफ जस्टिस, CJI, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर एक बार उस समय ऐसा कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी, जैसा कि आप, राष्ट्रपति था उस समय जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे भारत के, उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति बनाए थे VV गिरी को। किसको बनाए थे? VV गिरी। जैसे इनकी मृत्यु हो जाती तो VV गिरी को बनाए थे, लेकिन VV गिरी ने क्या किया? VV गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र। जब VV गिरी ने त्यागपत्र दे दिया तो नंबर किसका आता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन था? M हिदायतुल्ला। कौन था? M हिदायतुल्ला। तो इस M हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला को उस समय बनाया गया था। इसलिए यहां पर आर्टिकल 62 में सीधा सीधा पद रिक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। चाहे मृत्यु हो, चाहे महाभियोग हो, चाहे त्यागपत्र हो, तो किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो उस समय अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो जाती। उनके मृत्यु होने के बाद VV गिरी को उपराष्ट्रपति थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तब उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिनको राष्ट्रपति बनाए गए। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक बारीकी चीजें, एक एक छोटी से छोटी आपको केवल समझना है। समझना, अगर समझ गए तो सब कुछ है, अगर नहीं समझो तो कुछ नहीं। इसलिए आपको ध्यान में रहे, अधिक से अधिक आपको, जैसे यहाँ पर एक आधार स्तंभ हम केवल तैयार करा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पूरी तरह से मतलब दुनिया भर का बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं। जो ऑथेंटिक है वही बता रहे हैं, लेकिन ये आपका केवल आधार है। आपको पढ़ना है पुस्तकों से। कहाँ से पढ़ना है? पुस्तकों से। आपने जितना अध्ययन अगर पुस्तकों से किया उतना आपका फायदा होगा, और जितना अधिक हो सके उतना। अभी रीट, पटवार, ग्राम सेवक, ये तमाम भर्तियां आने वाली, इसके बाद में सेकंड ग्रेड में भी आने वाली है। तो आपको ध्यान में रहे, धीरे 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 चलना है अपनों को। ऐसा नहीं हो जाए कि बीच में अपन स्टॉप कर देवे, पढ़ाई को 10 दिन गैप कर रहे हो फिर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम इस प्रकार से ये राष्ट्रपति अपना टॉपिक क्लियर होता है। आर्टिकल यानी राष्ट्रपति अभी और बाकी है, लेकिन आर्टिकल 52 से लगा करके 62 तक अपन ने पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट कुछ चीज़ें यानी ऑथेंटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल भी है। इसके बाद में राष्ट्रीय आपात वगैरह ये बाकी है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कुछ बाकी है, जो तीसरे वीडियोस में अपने लगभग तीसरे टॉपिक में अब क्लियर कर देंगे। तो जी हाँ, इस प्रकार से हम विदा ले रहे हैं, और आगे अगर जो हम पढ़ा रहे हैं आपके सामने एक अच्छी मुहिम लेकर के आए हैं। तो जो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमसे जुड़े रहें। तो आपका जो हमारे प्रति प्रेम है, उस प्रेम की वजह से ही ये सब कुछ करने की इच्छा होती है, और पूरी टीम कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रही है। और धीरे धीरे 1-2 व्यक्ति और हमारे जो साथी बंधु हैं वो और हमारे साथ प्रयासरत हैं। तो इसलिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।